पैसे पैसे तो मैं बहुत कमाता हूँ मैडम, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, फौज की वर्दी में तो और भी कयामत लगती हो। थोड़ा समय हमारे साथ भी बताओ, फिर देखो तुम भी खुश और हम भी खुश। कैसी सेवा करती है। चल, मैं आज तेरे साथ 1-2 घंटा समय बिता देती हूँ। हाँ, मजा आ जाएगा। एक तो तुम इतनी खूबसूरत हो, दूसरा बात फौजी की वर्दी पहने हुए कैसे बर्दाश्त होगा मुझे। कैसे, क्या करूँ? चल अब मैं तेरे साथ समय बिताना चालू कर दिया। क्या बकवास है ये? सुन ले, अब तू मेरे साथ है। क्या कर पाएगी तू मेरा? मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी तू। दरोगा, मैं तेरा वो हल कर दूंगी कि तू जिंदगी भर औरतों के पास खड़ा नहीं हो पाएगा। हट जाओ रास्ते से। ओए! अब समझे? यह क्या बदतमीजी है? बस 1 इंच हिली तो भेजा उड़ा दूंगा। अकेली लड़की, वो भी इतनी शानदार बुलेट पर, और ऊपर से सेना की वर्दी। मनीष की गंदी नजर संध्या शर्मा के चेहरे पर टिक गई। उसकी नीयत डोल गई। उसने जानबूझकर अनदेखा किया कि वह एक सेना अधिकारी है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आगे का मंजर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और अगर आपकी रगों में भी हिंदुस्तान का खून दौड़ता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रूह कंपा देने वाली दास्तान। यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक बेहद पिछड़े और सुनसान इलाके की, और इसी चिलचिलाती धूप में उस सुनसान रास्ते पर एक पुलिस जांच चौकी थी, या यूं कहें कि वह जांच चौकी नहीं बल्कि लूट का अड्डा था। वहां ड्यूटी लगी थी निरीक्षक मनीष चौहान की। मनीष चौहान अपनी गाड़ी के अगले हिस्से पर पैर रखकर बैठा रहता और उसके हाथ में एक मोटा डंडा होता। उसकी नजर बाज की तरह तीखी थी। जैसे ही कोई गाड़ी या इंसान उसे दिखता, उसकी आंखों में लालच की चमक आ जाती। वह किसी को शिरस्त्राण के नाम पर रोकता तो किसी को गाड़ी के कागजात के नाम पर, और अगर किसी के पास सब कुछ सही भी होता तो वह गाड़ी में कोई ना कोई कमी निकालकर उनसे पैसे ऐंठ ही लेता था। गरीब रिक्शे वाले उसके पैर पकड़ते गिड़गिड़ाते कि साहब जाने दो, घर में खाने को दाना नहीं है। लेकिन मनीष चौहान का दिल पत्थर का था। वह उनकी जेब से वह आखिरी सिक्का भी निकाल लेता जो शायद उनकी बेटी की दवाई या बच्चों की रोटी के लिए होता था। ए बुढ़े, चल निकाल 100 का नोट, वरना तेरी ये खटारा यहीं जब्त कर लूंगा। मनीष चौहान ने एक बुजुर्ग सब्जी वाले को लताड़ते हुए कहा। उस बेचारे बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब अभी तो बोहनी भी नहीं हुई है, रहम करो। लेकिन मनीष चौहान ने एक जोरदार लात उसकी रेहड़ी पर मारी। सारी सब्जियां धूल में मिल गईं और वह हंसते हुए बोला, रहम गया तेल लेने, यहां मनीष का राज चलता है राज। उस दिन मनीष चौहान का मिजाज कुछ ज्यादा ही खराब था, या शायद हवस और लालच का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ था। वह शिकार के इंतजार में था कि तभी दूर से उसे एक आवाज सुनाई दी, टुक 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 टुक। यह आवाज थी एक रॉयल एनफील्ड बुलेट की, जो पूरी रफ्तार में उस सुनसान सड़क को चीरती हुई आ रही थी। बुलेट की वो भारी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मनीष चौहान ने अपनी कुर्सी सीधी की और अपनी मूंछों पर ताव दिया। अरे वाह, लगता है आज कोई बड़ा शिकार खुद ब खुद जाल में फंसने आ रहा है, उसने अपने हवलदार से कहा। हवलदार भी उसी की तरह भ्रष्ट था। दोनों ने अवरोधक लगाकर रास्ता रोक दिया। अब जरा मिलिए हमारी कहानी की मुख्य नायिका से। बुलेट पर सवार थी मेजर संध्या शर्मा, भारतीय सेना की एक निडर और जांबाज अधिकारी। संध्या ने सेना की वर्दी पहन रखी थी। वो वर्दी जो देश की शान है, उसके कंधों पर लगे सितारे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर वो रौब जो एक फौजी की पहचान होता है। लेकिन आज उस सख्त फौजी चेहरे के पीछे एक बेटी का डर छिपा हुआ था। संध्या बहुत जल्दबाजी में थी। उसका दिमाग सुन्न था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अभी अभी उसे घर से बुलावा आया था। उसकी मां वंदना वर्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मां को दिल का दौरा पड़ा था और वह घर पर अकेली थी। संध्या को तुरंत घर पहुंचकर अपनी मां वंदना को अपनी ही बुलेट पर बैठाकर शहर के अस्पताल ले जाना था, क्योंकि गांव में उपचार वाहन आने में घंटों लग जाते। संध्या की आंखों के सामने बस उसकी बीमार मां का चेहरा घूम रहा था।
उसने रफ्तार बढ़ाई। उसे लगा कि वह सेना की वर्दी में है तो पुलिस वाले उसे सम्मान देकर रास्ता दे देंगे, और वैसे भी वह देश की सेवा करती है तो उसे कौन रोकेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना इंसान से नहीं बल्कि वर्दी में छिपे एक भेड़िए से होने वाला है। जैसे ही संध्या चौकी के करीब पहुंची, मनीष चौहान ने डंडा दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया। संध्या ने बुलेट रोकी। धूल का एक गुब्बार उड़ा। उसने अपना चश्मा उतारा और बहुत ही अदब से बोली, जय हिंद निरीक्षक साहब, कृपया अवरोधक हटा दीजिए, मुझे बहुत जल्दी है। संध्या की आवाज में एक कड़कपन था लेकिन साथ ही लाचारी भी थी। मनीष चौहान ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। एक अकेली लड़की, वो भी इतनी शानदार बुलेट पर, और ऊपर से सेना की वर्दी। मनीष की गंदी नजर संध्या के चेहरे पर टिक गई। उसकी नीयत डोल गई। उसने जानबूझकर अनदेखा किया कि वह एक सेना अधिकारी है। मनीष चौहान धीरे धीरे चलते हुए बुलेट के पास आया और बेहद बदतमीजी से बोला, ओ मैडम, कहां उड़ी जा रही हो? ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो इतनी तेज गाड़ी चला रही हो? और ये क्या नौटंकी है? शिरस्त्राण कहां है तुम्हारा? लगता है तुमको आज 440 वोल्ट का झटका देना ही पड़ेगा। संध्या हैरान रह गई। उसने सेना वाला शिरस्त्राण पहन रखा था जो बुलेट के बगल में टंगा था। उसने संयम रखते हुए कहा, निरीक्षक साहब, शिरस्त्राण मेरे पास है और मैं एक सेना अधिकारी हूं, मेजर संध्या शर्मा। मेरी मां की तबीयत बहुत गंभीर है, मुझे तुरंत घर जाना है, कृपया जाने दीजिए। यह आपातकाल है। लेकिन मनीष चौहान को तो बहाना चाहिए था। वो हंसने लगा, एक घिनौनी हंसी। सेना अधिकारी? अरे होगी तुम सीमा पर सेना अधिकारी, यहां तो सिर्फ मनीष चौहान का कानून चलता है। और रही बात आपातकाल की तो मैडम, ऐसे समय में तो जुर्माने की दर दोगुनी हो जाती है। संध्या का खून खौलने लगा। एक तरफ उसकी मां जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तरफ यह भ्रष्ट पुलिस वाला उसका रास्ता रोके खड़ा था। उसने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला और मनीष के सामने किया। यह देखिए मेरा पहचान पत्र, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। एक फौजी कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे जाने दीजिए। अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मनीष ने उसके हाथ से पहचान पत्र छीना और उसे बिना देखे ही अपनी जेब में रख लिया। अरे रख लो अपना ये कार्ड। ऐसे कार्ड तो बाजार में 10-20 रुपए में बनते हैं। मुझे क्या पता तुम असली हो या नकली। हो सकता है तुम कोई जासूस हो या आतंकवादी हो जो वर्दी पहनकर भाग रही हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। पहले पूरी तलाशी होगी, गाड़ी की भी और तुम्हारी भी। मनीष चौहान की बातों में अब अश्लीलता उतर आई थी। उसने तलाशी शब्द जिस गंदे तरीके से कहा, उसे सुनकर संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गई कि इस आदमी की नीयत खराब है, लेकिन वह अकेली थी और सुनसान रास्ता था। संध्या ने गुस्से को दबाते हुए कहा, आप अपनी हद में रहिए निरीक्षक। एक महिला अधिकारी से बात करने की तमीज नहीं है आपको। आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, यह गैर कानूनी है। मनीष चौहान का अहंकार चोट खा गया। एक लड़की और वह भी उसे कानून सिखा रही है। वह गुस्से में लाल हो गया। उसने डंडा जोर से बुलेट की टंकी पर मारा। आवाज नीचे, मुझे कानून सिखाएगी? अब तो तू यहीं रहेगी जब तक मैं ना कहूं। यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, गुस्सा और बेबसी दोनों एक साथ। देखो मेरी मां मर रही है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? बताओ कितने चाहिए? संध्या ने अपना बटुआ निकाला। उसने सोचा कि पैसे देकर जान छुड़ा लूं। मां की जान ज्यादा कीमती है। मनीष चौहान ने देखा कि संध्या झुक रही है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो बुलेट के एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि संध्या को उसकी बदबूदार सांसें महसूस होने लगी। मनीष ने धीरे से कहा, पैसे? पैसे तो मैं बहुत कमाता हूं मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे कुछ और चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, सेना की वर्दी में तो और भी कयामत लगती हो। थोड़ा समय हमारे साथ भी बिताओ, हमें भी तो पता चले कि सेना वाले कैसे सेवा करते हैं। यह सुनते ही संध्या के सब्र का बांध टूट गया। उसने आव देखा ना, ताव एक जोरदार तमाचा मनीष चौहान के गाल पर जड़ दिया। चटाक! उस थप्पड़ की गूंज सन्नाटे में किसी गोली की तरह गूंजी। मनीष चौहान लड़खड़ा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक लड़की ने उसे थप्पड़ मारा है। उसका हवलदार भी सन्न रह गया। संध्या चिल्लाई, जुबान संभाल के बात कर घटिया इंसान। वर्दी पहनी है, इसका मतलब यह नहीं कि तू भगवान बन गया है। मैं एक फौजी हूं और औरत की इज्जत करना जानती हूं, और करवाना भी। मनीष चौहान ने अपने गाल पर हाथ फेरा।
उसकी आंखों में अब हवस की जगह प्रतिशोध की आग जल उठी थी। वो जंगली जानवर की तरह गुर्राया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मनीष चौहान पर हाथ उठाया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अब तो तू चाहे अपनी मां को बुला या अपने बाप को, तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। मनीष चौहान ने अपने हवलदार को इशारा किया। आज इसकी सारी हेकड़ी निकालनी है। हवलदार और मनीष चौहान दोनों संध्या की तरफ लपके। संध्या एक प्रशिक्षित कमांडो थी। उसने हवलदार को एक लात मारकर दूर फेंक दिया, लेकिन मनीष चौहान ने पीछे से आकर उसके बाल पकड़ लिए। संध्या दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मनीष की कलाई मरोड़ी और उसे धक्का दिया, लेकिन तभी मनीष ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली और संध्या के माथे पर तान दी। बस 1 इंच हिली तो भेजा, उड़ा दूंगा। संध्या थम गई। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपनी मां का ख्याल आया। अगर वो यहां मर गई तो उसकी मां को अस्पताल कौन ले जाएगा? संध्या की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। कृपया मुझे जाने दो, मेरी मां इंतजार कर रही होगी। मैं हाथ जोड़ती हूं। वो फौजी जिसने कभी दुश्मनों के आगे सिर नहीं झुकाया, आज अपनी मां के लिए एक दरिंदे के सामने गिड़गिड़ा रही थी। मनीष चौहान जोर से हंसा। अब आई ना लाइन पे? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मैडम। तूने मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी और तेरी इस प्यारी बुलेट को भी। मनीष चौहान ने अपनी गाड़ी से एक डिब्बा निकाला जिसमें पेट्रोल था। संध्या का दिल बैठ गया। नहीं, कृपया नहीं, ये मेरी बुलेट है, मुझे घर जाना है। वह चिल्लाई, लेकिन मनीष चौहान ने उसकी एक ना सुनी। उसने टंकी का ढक्कन खोला और बाकी बचा पेट्रोल भी सीट और इंजन पर छिड़क दिया। तुझे अपनी बुलेट से बहुत प्यार है ना? बहुत शान से आई थी, अब देख इसका तमाशा। संध्या आगे बढ़ी उसे रोकने के लिए, लेकिन हवलदार ने उसे पकड़ लिया। मनीष चौहान ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। तेरी मां बीमार है ना? तो ये ले, ये रही तेरी एम्बुलेंस। और उसने जलती हुई तीली बुलेट पर फेंक दी। एक ही पल में वह शानदार बुलेट आग के गोले में बदल गई। लपटें आसमान छूने लगी। संध्या की चीख निकल गई। नहीं, वह तड़प उठी जैसे वह आग बुलेट पर नहीं, उसके जिस्म पर लगी हो। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। मेजर संध्या की प्यारी बुलेट उसकी आंखों के सामने राख हो रही थी। मनीष चौहान अपनी जीत पर किसी राक्षस की तरह हंस रहा था। देख लिया मैडम, कहा था ना, मैंने मनीष से पंगा मत लेना। अब पैदल जाओ अपनी मां के पास, अगर तब तक वह जिंदा रही तो। संध्या घुटनों के बल बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह ले ली थी एक ठंडी फौलादी चमक ने। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। शुक्र था उसका फोन उसकी पतलून की जेब में था और बच गया था। मनीष और हवलदार अपनी हंसी में इतने मशगूल थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। संध्या ने एक नंबर मिलाया। यह नंबर किसी आम पुलिस थाने का नहीं, बल्कि जिले के जिलाधिकारी श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह का था, जो संध्या के स्कूल के वरिष्ठ और अच्छे दोस्त थे। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जय हिंद मेजर, कैसी हैं आप? संध्या की आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था। राघवेंद्र, मैं मुश्किल में हूं। राजमार्ग संख्या 26 खिड़कियां जांच चौकी। मेरी मां वंदना को दिल का दौरा पड़ा है, मैं वहां नहीं पहुंच पा रही। एक निरीक्षक ने मेरा रास्ता रोका है और उसने मेरी बुलेट जला दी और मुझे अपमानित करने की कोशिश की। उधर एक पल की खामोशी छाई और फिर जिलाधिकारी की आवाज गूंजी, संध्या तुम वहीं रुको, मां की चिंता छोड़ दो, वह मेरी जिम्मेदारी है। फोन कट गया। मनीष चौहान ने संध्या को फोन रखते देख लिया। वो हंसते हुए पास आया। किसको फोन लगाया? अपने किसी प्रेमी को। अरे मैडम, यहां मंत्री का फोन भी नहीं चलता, यह मनीष का इलाका है। संध्या खड़ी हुई। उसने अपनी वर्दी पर लगी धूल झाड़ी और मनीष की आंखों में आंखें डालकर बोली, निरीक्षक, तुम्हारी वर्दी का गुमान तुम्हें अंधा कर चुका है। तुमने आज एक फौजी की बुलेट नहीं जलाई, अपने कफन में आखिरी कील ठोकी है। बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ। मनीष कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हवा का रुख बदल गया। दूर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंज उठी। यह आवाज किसी उपचार वाहन की नहीं, बल्कि सरकारी काफिले की थी। मनीष का माथा ठनका। ये किसकी गाड़ियां आ रही हैं? देखते ही देखते धूल का गुब्बार उड़ाती हुई 3 पुलिस की गाड़ियां और बीच में एक लाल बत्ती वाली सफेद कार वहां आकर रुकी।
ब्रेक लगने की तेज आवाज से मनीष और उसका हवलदार सहम गए। गाड़ियों से उतरते ही पुलिस वालों ने उस चौकी को घेर लिया और फिर उस सफेद कार का दरवाजा खुला। बाहर निकले जिले के जिलाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथ थे जिले के पुलिस उपाधीक्षक विक्रम राठौर। उपाधीक्षक राठौर की वर्दी पर लगे सितारे धूप में चमक रहे थे और उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मनीष चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया। जिसका नाम सुनकर वह कांपता था, वो बड़े अधिकारी खुद उसके सामने खड़े थे। जिलाधिकारी राघवेंद्र तेज कदमों से संध्या की ओर लपके। क्या आप ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक हूं। संध्या ने सधे हुए अंदाज में सलामी दी, जिसे जिलाधिकारी ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। सर, मेरी मां। शांत रहिए मेजर, जिलाधिकारी ने बीच में ही कहा। मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन कर दिया है। तुम्हारे घर पर उन्नत जीवन रक्षक वाहन और डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है। उन्हें हवाई मार्ग से शहर के अस्पताल ले जाया जा रहा है। वह खतरे से बाहर है। मां की खबर सुनते ही संध्या की पत्थर जैसी आंखों से एक आंसू छलक आया। उसने राहत की सांस ली। अब बारी थी हिसाब चुकता करने की। पुलिस उपाधीक्षक विक्रम राठौर की नजर उस जली हुई बुलेट पर पड़ी और फिर उस सेना अधिकारी पर जिसकी वर्दी पर कालिख लगी थी। राठौर धीरे धीरे चलते हुए मनीष चौहान के पास आए। सन्नाटा ऐसा था कि मनीष के दिल की धड़कन सुनी जा सकती थी। जय जय हिंद सर। मनीष की आवाज गले में अटक गई। उसने लड़खड़ाते हुए सलामी देने की कोशिश की। उपाधीक्षक राठौर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा मनीष के गाल पर जड़ दिया। तड़ाक! यह आवाज संध्या के थप्पड़ से भी ज्यादा तेज थी। मनीष जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल आया। शर्म आती है मुझे कि तू मेरी पुलिस शक्ति का हिस्सा है। तूने एक महिला के साथ बदसलूकी की, वो भी एक सेना अधिकारी के साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो सरहद पर हमारे लिए गोली खाती है? तूने यहां उसकी बुलेट जला दी। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। मनीष गिड़गिड़ाने लगा। सर, गलती हो गई सर। मुझे नहीं पता था। गलती? उपाधीक्षक ने मनीष का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया। यह गलती नहीं, देशद्रोह है। तूने वर्दी पहनकर वर्दी को ही दागदार किया है। उपाधीक्षक ने संध्या की तरफ देखा और सम्मान के साथ एक सलामी दी। मैडम, मैं पूरी पुलिस शक्ति की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। यह आदमी पुलिस कहलाने लायक नहीं है। फिर उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों की तरफ इशारा किया। उतार लो इसकी वर्दी अभी के अभी और इसे गिरफ्तार करो। धारा 307 सरकारी संपत्ति को नुकसान, सेना अधिकारी पर हमला और भ्रष्टाचार। इतनी धाराएं लगाओ कि यह जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़े। पुलिस वालों ने मनीष को दबोच लिया। भरे रास्ते पर सबके सामने मनीष की वर्दी उतार दी गई। उसका बेल्ट, उसकी टोपी और उसके वो सितारे जिन पर उसे इतना घमंड था, सब छीन लिए गए। कल तक जो शेर बना फिरता था, आज वह एक भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा था। संध्या मनीष के पास आई। मनीष अब नजरें नहीं मिला पा रहा था। संध्या ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, निरीक्षक वर्दी की ताकत कमजोर को डराने में नहीं, उनकी रक्षा करने में होती है। तुमने जो आग मेरी बुलेट में लगाई थी, वो आज तुम्हारे अहंकार को जलाकर राख कर गई। जिलाधिकारी ने संध्या के कंधे पर हाथ रखा। मेजर, मेरी गाड़ी आपको अस्पताल छोड़ देगी। चलिए, माताजी आपका इंतजार कर रही हैं। संध्या ने पुलिस उपाधीक्षक को धन्यवाद दिया और जिलाधिकारी की गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, पीछे मनीष चौहान को हथकड़ियों में जकड़कर पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा था। दोस्तों, उस दिन उस सड़क ने दो तरह की वर्दी देखी। एक वो जिसने शर्मसार किया और एक वो जिसने मान बढ़ाया। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। मेजर संध्या शर्मा ने साबित कर दिया कि एक बेटी जब अपने परिवार और स्वाभिमान पर आती है तो बड़े बड़े तूफान भी उसके सामने झुक जाते हैं। दोस्तों, आज आपने जो कहानी देखी वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई का आईना थी। आज आपने जो देखा वो महज एक कहानी नहीं, बल्कि सच की एक झलक थी। अगर मेरी यह कहानी आपको सच लगी हो, अगर कहीं ना कहीं आपने मेरा दर्द, मेरा हौसला महसूस किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। पसंद आए तो अपनी राय जरूर बताना कि मेरी यह जंग आपको कैसी लगी। मैं संध्या शर्मा हूं। जय हिंद। भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक रॉकेट वज्र शक्ति लॉन्च पैड पर अपनी अंतिम उड़ान के लिए अडिग खड़ा था।
राष्ट्र के लम में गंभीर खराबी दर्ज हो गई। देश के शीर्ष वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि त्रुटियां वह वहां रोज आता था, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। अचानक उसकी नजर मुख्य डिस्प्ले बोर्ड पर गई, जहां एक जटिल समीकरण लिखा था और बीच में प्लस का चिन्ह बना था। युवक ठिठक गया। उसने वैज्ञानिक उसकी ओर मुड़े। किसी ने झुंझलाकर कहा, इसे बाहर निकालो, यह कोई मजाक की जगह नहीं है। परंतु मिशन निदेशक डॉक्टर विवेक मेहरा ने युवक की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर चिंता के युवक आखिर कौन था जो इतने जटिल सिद्धांतों की समझ रखता था। पूर्वी तट पर स्थित प्रक्षेपण केंद्र के पास समुद्र की लहरें सामान्य दिनों में गर्जना करती थीं, पर आज वहां अजीब खामोशी थी। करोड़ों लोगों की उम्मीदें उस सफेद रॉकेट में समाई थीं। अचानक एक लाल संकेतक लाइट चमकी। मॉनिटर पर ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगे। अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर रोहन कपूर घबराए स्वर में बोला, सर, बूस्टर इंजन के फ्यूल इंजेक्शन रेट में सूक्ष्म अंतर है। यह केवल 0.006 का फर्क है, पर इतनी गति पर यह विस्फोट का कारण बन सकता है। हमें लॉन्च स्थगित करना पड़ेगा। यह निर्णय न केवल आर्थिक नुकसान था, बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर भी आघात होता। कंट्रोल रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच एक छोटी सी चाय की साधारण कपड़े, मेहनत से भरे हाथ, पर आंखों में असाधारण चमक। अमन अक्सर वैज्ञानिकों की बातचीत सुनता और चुपचाप अपने मन में गणनाएं करता। उसने औपचारिक शिक्षा अधूरी छोड़े अंदर चला आया। कमरे का वातावरण किसी पराजय से पहले की बेचैनी जैसा था। दीवारों पर विशाल स्क्रीन पर जटिल सूत्र उलझे पड़े थे। सुरक्षाकर्मी बलराम सिंह ने धीमे से कहा,